मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पर इन दिनों काफी हल्ला गुल्ला और शोर मचा हुआ है और सभी तरफ सियासी बयानबाजी या सियासी कारनामे अगर दोनों तरफ देखा जाए तो नजर आया। और ये चीजें कैसे नजर आ रही हैं इसकी बारीकियां भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त मुजाहरा चल रहा है। मुजाहरीन के ग्रुप ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने अपने मुतालबात रखे हैं जो हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है। सीएम ने तलबा के मुतालबात पर गौर करने की बात कही है। फिलवक्त इस मुजाहरे से, इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है वो है कि सीएम से मुलाकात करने के लिए तलबा का, स्टूडेंट का एक वफ्द, एक ग्रुप फिलहाल मेमोरेंडम सौंपने के लिए, अपनी याददाश्त पेश करने के लिए मुलाकात कर चुका है। और इस मुलाकात में सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह यकीन दहानी करवाई है कि उनकी मुतालबात पे, उनकी जो भी गुजारिशात है उस पर गौर किया जाएगा, उनकी जो मांगे हैं उस पर गौर फिक्र किया जाएगा, सोचा जाएगा। फिलहाल आपको इसकी जो बारीकियां हैं वो भी बता दें कि ये जो तलबा का ग्रुप है ये सैयद आगा रुहुल्ला की जानिब से बना करके भेजा गया था सीएम के पास और ये ग्रुप अब सीएम से बात कर रहा है जिसमें सीएम ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। तो यहां पे दो पॉइंट है। पहला पॉइंट के सैयद आगा रुहुल्ला मेहदी जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और बज़ाहिर अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं, उन पॉलिसियों के खिलाफ तलबा के साथ कदम से कदम और ताल से ताल मिला करके चल रहे हैं। लेकिन इस बीच में थोड़ी सी बारीकियां हैं, उस बारीकी पे हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि तलबा का ये ग्रुप फिलहाल उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर चुका है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनके मुतालबात पर गौर फिक्र करने की बात कही है। अक्सर मुद्दों पर एक दूसरे की मुखालिफत करने वाले सियासी हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर के हम ख्याल इस वक्त नजर आ रही है, एक ही टेबल पे नजर आ रही है। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट और एनसी के सीनियर लीडर आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी आज अपनी ही सरकार के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शामिल हुए। यह एहतजाज रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के है। हायर और मेडिकल एजुकेशन में तलबा रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। श्रीनगर में आज इस एहतजाज में रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी के अलावा पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती और पुलवामा के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा भी शामिल हुए। नौजवानों के साथ यकजहती का इजहार किया। बता दें कि रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली असम्बली इंतखाबात से पहले की गई थी। इसके तहत जनरल कैटेगरी का कोटा 40% कर दिया गया था जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 60% सीटें मुख्तस की गई थी। बता दें कि आगा रुहुल्ला ने चंद दिनों कबल एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा था कि लोग 22 दिसंबर तक इंतजार करेंगे। अगर हुकूमत उस वक्त तक मामले को हल नहीं करती तो 23 दिसंबर को वो वजीर आला की रिहाइशगाह या सीएम ऑफिस के बाहर एहतजाज में शामिल होंगे। दूसरी तरफ वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस एहतजाज पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर के काबीना का एक सब कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और जल्द ही तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत भी होगी। इस दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी को स्टेक होल्डर में भी चैलेंज किया, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया था और वजीर आला ने कहा था कि कानूनी मराहिल पूरा करने पर हुकूमत अदालत के फैसले की पाबंद होगी। सीएम ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि इस मसले को हल करने में हुकूमत संजीदा है और नौजवानों के मुतालबात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जैसा रुहुल्ला साहब ने कहा जाएंगी, we hope that the chief minister can give them assurances that they are going to rationalize this merit process, that we hope that it's not a time-bound process. कितने महीने से सुन रहे हैं कि नेशनलाइज करेंगे लेकिन उसमें कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। जो कमेटी भी पिछले महीने बनाई उस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं की है। So we don't want any politics over the issue. We know that our youngsters are suffering under acute distress. There's massive unemployment. There are no job opportunities for our students. So we want to secure their future. 370 states, all are big issues, but the youngsters here, they should not suffer. Their issues should not be treated in a trivial or a frivolous manner. It should be pushed to the back burner. यहाँ सभी लोग पार्टी लाइंस को छोड़ के यूनाइटेडली कॉज ऑफ यूथ, कॉज ऑफ एजुकेशन और कॉज ऑफ मेरिट को परस्यू कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि उमर साहब की जो सरकार है वो कश्मीर के नौजवानों, जम्मू के नौजवान की डिमांड्स को नज़र में रख के कि रैशनलाइज करे रिजर्वेशन को और अपॉर्चुनिटीज़ को। सो एवरीबडी शुड गेट रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन। वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट एक तबके को दूसरे तबके के खिलाफ
उनके हुकूक छीनने नहीं चाहिए। और हमारे बच्चों को अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स के लिए जो मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनको जो हक अपना है वो मिलना चाहिए एज पर द पॉपुलेशन इन द रीजन। सो वी आर सीकिंग रिजर्वेशन एज पर population and the rationalization of the existing reservation policy. Policy should be rationalized. It should reflect the population scenario of the Jammu and Kashmir. It should not valorize. It should not discriminate some communities against other communities. And reservation is not just about employment package. It is more about human dignity. It is more about human rights. It is more about social respect. It is more about prestige and privilege. भी जो यहाँ पे मास मूवमेंट हो रही है, आपने देखा होगा कल रूहुल्लाह साहब ने जो ट्वीट किया है, it's about the massacre of open merit students. We all know that. Personally, we are from medical sector. तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे 26.6% लास्ट में ओपन मेरिट के लिए बचता इन द MD MS सीट्स और इवन इन नीट UG। और हम ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, आपने सब कमेटी फॉर्म की है, ठीक है आपने की सब कमेटी, बट अब अभी हमारे साथ प्ले कार्ड क्यों खेल रहे कि द मैटर इज अंडर सब जुडिस। सबसे बड़ा मैटर अंडर सब जुडिस वो सुप्रीम कोर्ट में स्टेट कोर्ट का है। जब उस पर बात हो सकती है, उस पर हम हमारे CM साहब दिल्ली जा सकते हैं, PM से मीट कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री से मीट कर सकते हैं। Why are they playing this sort of play card with us? But हमारी demand बस genuine है that we want rationalization of reservation, that's it. And we all as medicos have gathered here today to raise our voice regarding the injustice done to us as a repercussion of reservation policy put in forth in action by the government. So ये reservation policy which ensures 70% of the seats, 70% of the pools of seats be allotted to all the category students is, we perceive this as an injustice. और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के आगा रुहुल्लाह मेहदी के एहतजाज को सियासी ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर लोग इतने समझदार हैं कि वो लीडरान की कोशिशों और सियासी तमाशों में फर्क कर सकें। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर अपनी हुकूमत से बातचीत करने के बजाय एहतजाज करना सियासी तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। अल्ताफ बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अल्ताफ बुखारी ने लिखा, ये अवाम की समझदारी की तौहीन है कि एक रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी के सदर के बराह रास्त बातचीत करने के बजाय उनके खिलाफ खत लिखे और पार्टी क़यादत के खिलाफ मौक़िफ़ अख्तियार करे। तो फिलहाल SRO 17 और SRO 49 जो कि 2018 में लागू हुआ और उसके बाद में तब्दीलियां की गई, जिसके हिसाब से जो रिजर्वेशन सीट ख़ास तौर पे आला तालीम के लिए जो सीटों का बंटवारा होता है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती हुई और अब प्रोटेस्ट हम लगातार देख पा रहे हैं। लेकिन एक ही सियासी जमात के लोग, रहनुमा अपनी सियासी जमात के खिलाफ खड़े हैं बज़ाहिर, लेकिन अंदरूनी तौर पे क्या ये सेटिंग है या फिर दूसरी सियासी जमात भी इसमें कहीं न कहीं मैदान में उतर रही है, और क्या ये उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखने वाली बात नहीं है, या फिर अगर हुकूमत इतनी ही संजीदा है तो फिर तलबा के जो मसाइल हैं हल क्यों नहीं हो जाते, बैठ करके बातचीत क्यों नहीं हो जाती। और आज अगर CM मिलते हैं और बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आपके मसाइल पे गौर किया जाएगा, तो इतने दिनों से प्रोसेस चल रहा था, क्या गौर करने का टाइम नहीं मिला? या MP MLA जो इस बड़े मुद्दे में शामिल रहे हैं और हुकूमत को भी टाइम दिया और तलबा को भी 22 तारीख तक रोक करके रखा था, और आज 23वीं तारीख को प्रोटेस्ट या एहतजाज शुरू हुआ अलग अलग जगह पे, तो क्या इतने दिनों तक MP MLAs सेम पार्टी के या दूसरी पार्टी के क्या हुकूमत के आला लीडरान तक नहीं पहुंचा पाए थे अपनी बात? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी बारीकियों को समझना जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इन तमाम तर मुद्दों के लिए या फिर इस मसले को हल करने के लिए संजीदा कौन है, देखना काफी खास होगा। हमारे साथ आज NC से, PDP से और BJP से उनके लीडरान, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल साहिल बशीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं BJP से। साहिल बशीर साहब, आपकी तरफ आएंगे। ये एक साफ तौर पे एक अजीब व गरीब सिचुएशन जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सरकार इतनी ज्यादा संजीदा है तो ये मसले अब तक हल हो जाने चाहिए थे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लोगों ने अपना मैंडेट दिखा के, अपने वोट का पावर दिखा के यहाँ के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है, उन्होंने अपने
सीएम को चुना है, यहाँ पे एक सीएम बैठा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के जो पार्लियामेंट मेंबर है जो कुछ ही महीने पहले बिफोर असेंबली इलेक्शंस चुन के आए थे, और देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के सामने ही एक मेंबर पार्लियामेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी अपने मुखालिफ पार्टी लोगों के साथ में। हालांकि मुद्दा यूथ का बताया जा रहा है, मुद्दा रिजर्वेशन का बताया जाता है, और मुद्दे जो उनका है जैसे कि उनके बयानात मैंने अभी सुने, वो सिर्फ पॉपुलेशन वाइज और बाकी चीजों को लेके ही डिमांड्स कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये वही पार्टीज हैं जिन्होंने आज तक यहाँ पे राज ताज किया है, यहाँ पे सदारतें संभाली हैं, तो ये आज का मुद्दा नहीं है। अगर मैं समझता हूँ जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ एक आधा साल पहले, उसके हिसाब से अगर ये चाहते हैं कि उसको रैशनलाइज किया जाए, तो अभी तक जो ऑलरेडी रिजर्वेशन जो पॉलिसी थी, आज तक वो ह्यू एंड क्राई क्यों नहीं थे, आज तक ये लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्या ये देखने की जरूरत है, क्या वो मार्जिन, वो प्रपोर्शन, वो रेशियो एज पर पॉपुलेशन था या नहीं था? क्योंकि अब 8% या 10% चढ़ाने से जो है टोटल 90% को आप बोलेंगे कि डाउन हो गया है, ऐसा भी नहीं है। जेन्युइन डिमांड से मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर को इस पे देखना चाहिए, लेकिन साथ साथ में एक ही पार्टी के जो आला, मैं इस वक्त लीडर समझता हूं, एक तरफ मेंबर पार्लियामेंट है, एक तरफ चीफ मिनिस्टर है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बातचीत करने की जो मीडिया के सामने दिखा रहे हैं, मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल गेम है, गिमिक्स है, एक दोबारा से यहाँ की आवाम को, यहाँ के यूथ को जो है बेवकूफ बनाने वाली बात है। इन्होंने एक कमेटी तश्कील की, कमेटी बनाई, कमेटी बनाने के बाद जब इनको लगा कि ये लोग शायद उस पर काम नहीं कर पाएंगे, खुद ही कोर्ट चले गए, उसको सब जुडिस किया मैटर को, और अभी ताकि ये लोगों को, आवाम को फिर वही धोखाधड़ी में कर सके कि अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो यहाँ की आवाम, यहाँ का यूथ, मैं समझता हूँ आप जानते हैं, इनके गिमिक्स जानते हैं, ये पिछले 30-35 सालों से यही गेम्स खेलते आ रहे हैं यहाँ के यूथ के साथ, और यहाँ के यूथ के साथ जो इस्तेसाल अभी तक हुआ है वो इन्हीं लीडरान का दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के टाइम पे, इस वक्त के दौर में, जब लोगों ने इतने हाई मैंडेट के साथ इनको यहाँ पे इस वक्त ग्राउंड पे लाया, जिताया, इनको जो है सदारत दी, और इस वक्त का यूथ अब समझ रहा होगा कि जो इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग में इनके दावे थे और आज कुर्सी संभालने के बाद जो इनके दावे हैं, आपस में कितनी डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, और मैं साहिल बशीर साहब से आपसे और भी सवाल लूंगा, लेकिन पहले अपने जो खास मेहमान हैं उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद रफीक रादर साहब हमारे साथ पीडीपी से जुड़ चुके हैं। जनाब रफीक रादर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपकी तरफ सीधा आता हूँ। इस वक्त ही नहीं बल्कि इससे पहले प्रीवियस जब से हुकूमत बनी है, हमने लगातार पीडीपी को काफी एक्टिव रोल अदा करते हुए देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा ये होता है कि लोगों का ये कहना है, या बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं उनका मानना है कि पीडीपी इस वक्त उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहती है। आपसे पहले ये कौन साहब बोल रहे थे? साहिल बशीर साहब बीजेपी से हैं। जी, बीजेपी से। अच्छा, मुझे इस पर एक्चुअली शक्ल नहीं आती है। जी जी बोलिए। मैं देखी अलबत्ता मैंने उनकी बात सुनी। देखिए, मैं बड़े इत्मीनान से, बड़े उसूल से आपसे कहना चाहूंगा कि ये बड़ी इनजस्ट पॉलिसी है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तबका जो है उसको आपने समेट के रखा है 30-35% पर। अब मुझे आप एक बताइए कि सारे भारत में, सारे मुल्क में आप अगर आप आंकड़े देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के, तो यहाँ पर 33% है। कोई मजाक नहीं है, कहने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन कोई मजाक नहीं है। 33% किसी स्टेट में, किसी छोटी जगह पर जहाँ की आबादी 1 करोड़ या 1 करोड़ 20-30 लाख है, और यहाँ पर 33% बेकारी होना, बेरोजगारी होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, ये बड़ी तशवीश की बात है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर जीएस के लिए, और जम्मू कश्मीर में बसने वाले हर फर्द के लिए, हर पेरेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर हुक्मरान के लिए, हर अपोजिशन के लिए, हर पॉलिटिकल से जो भी वास्ता रखता हो, हर बशीर साहब के लिए और हर रफीक राफर के लिए भी बड़ा इशू है जिस पर बात करनी चाहिए, और बड़ी खुलकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे आप देखिए, दूसरे स्टेट में कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4%। अब सवाल है कि इतना यह हाई इसमें क्यों हुआ? अब अगर आप बीजेपी के साथ इसको जोड़ो तो अभी साहिब साहब बड़ा आग बगोला हो जाएंगे और शुरू हो जाएंगे वो। नहीं, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए। नहीं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, आप फिक्र ना करें। तो पिछले 10 साल से अगर आप देखेंगे कि जो दावे किए गए कि
इतने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दे दी, जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखिए जी, किसी जगह की डेवलपमेंट देखने के लिए आपको वहां पर कैपिटा इनकम और जीडीपी में जितना बढ़ावा होगा, जितनी बढ़ोतरी होगी, उस जगह की डेवलपमेंट उसी पर उसका ये असर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हद को पार कर चुकी है, मेरे ख्याल में कंट्रोल में भी नहीं आ रही है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या हो रहा है वो भी आप बड़े गौर से देख रहे हैं। अब ऊपर से ये इशू, और मैं इसको बड़ा इंतहाई सेंसिटिव इशू समझता हूँ। देखिए, अगर किसी सोसाइटी में किसी क्लास को आप डिप्राइव करेंगे जस्टिस से, तो उससे बढ़कर अलमिया क्या हो सकता है। और ये इनजस्टिस जब बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लोगों में रिजल्टमेंट पैदा होती है। फिर रिजल्टमेंट जब सामने आती है तो वो किसी भी रूप में सामने आएगी। हर जगह हमने देखा है इस तरह के मामला होते हैं। तो मैं किसी पार्टी को इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी का डे फर्स्ट से इसमें उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होने की बात नहीं है। बात यह है कि आपने जो कहा है कि आप सीरियसली उस पर काम करते हैं कि या नहीं करते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, और डे फर्स्ट से अगर आपने हमारे 3 एमएलए को सुना होगा, अगर आपने हमारी पार्टी चीफ को सुना होगा, कभी हम भी आपके साथ बात करते रहते हैं, हमने हमेशा इस मसले को कैंसर समझा है। मेरा लफ्ज में जरा बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सोसाइटी का कैंसर है। जहां पर आप आप मुझे बताइए 70% आबादी के लिए आपने 30% रिजर्वेशन रख करिए, ये इलीगल है, ये इरेशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। और जो आपने रिजर्वेशन दे दी वो भी रेवेन्यू की तरह आपने बांटे। ये तो सोशल रिजर्वेशन नहीं थी, मैं तो इसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहता हूं। आपने देखा किस किस को मुझे रिजर्वेशन देनी है, कल को मुझे इंतखाब में वोट मिलेगी और मैं सीट ले लूंगा, लेकिन एक बड़े तबके के साथ आप जाति करते हैं, जुल्म करते हैं, तो ये हद है। बिल्कुल साहिल बशीर साहब, मैं बिल्कुल रफीक साहब, आप ये प्रोटेस्ट हो गया बस। जी बोलिए। ये प्रोटेस्ट था हमारे वही साहब ने भी कहा, और हम बार बार कहते हैं कि हमें कोई भी इसमें पॉलिटिक्स करने का शौक है और नहीं करेंगे। और किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को इस विषय पर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के साथ वाबस्ता है, नौजवानों के रोजगार का मामला है, उनकी जिंदगी के साथ जुड़ा है, जो शख्स इसके साथ भी पॉलिटिक्स करेगा वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर का ना वफादार हो सकता है और न इन जवानों को वफादार हो सकता है। मेरा मानना यह है कि रैशनल तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को बुनियाद बनाकर जिसका जितना हिस्सा बनता है, मैं नहीं चाहता हूं कि रफीक नासिर का हिस्सा आप ले लें या आपका मैं ले लूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो हिस्सा मेरा बनता है एज पर माय रेशो मुझे वो हिस्सा दे दे, और जिसका भी एज पर दियर पॉपुलेशन रेशो हिस्सा बनता है उसको दे दीजिए। इसमें कोई मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड भी है, इस पर लॉजिक भी है। अब अगर कोई जहालत करेगा तो उसके लिए आपके पास जवाब नहीं। मतलब आपका साफ कहना है कि बीजेपी ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी उसका असर जम्मू कश्मीर के नौजवानों पे आज पड़ रहा है। बेशक, देखिए ये इरेशनल थी, मैंने आपको बताया, इट इज इरेशनल, इट इज इनजस्टिस। कितनी देर तक आप ये करते रहेंगे? ये तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, मैं फिर से कहूंगा, बड़ी बात मैं कह रहा हूं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से आज जम्मू कश्मीर में नौजवान सड़कों पे उतर आए हैं और आपस में पार्टियां लड़ रही हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे जो नए गेस्ट हैं उन्हें भी हम सीधा इस्तकबाल करेंगे। उमेश तलाशी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, उन्हें भी इस्तकबाल करेंगे। साहिल बशीर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जिस तरीके से अभी रफीक साहब कह रहे थे कि जो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपने दी है SC ST OBC तबका को, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की 70% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है, और यही वजह है कि रोजगार का जो एक स्टेटस था वो और भी ज्यादा घटता जा रहा है हर साल। देखिए, मैं पहले ही अपने इब्तिदाई जो मैंने बात की उसमें भी मैंने ये कहा, मैं फिर से दोहराता हूं तो रही कि 8% या 10% घटाने या चढ़ाने से किसी के साथ मुझे लगता है नाइंसाफी नहीं हो सकती। जहां तक रिजर्वेशन देने की बात है, क्या ये लोग चाहते हैं कि जो लोग पिछले 70 सालों से पिछड़े हुए थे, जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जिनको रिजर्वेशन मिली, जिनको इस खाते में लाया गया, क्या वो इस काबिल नहीं थे? क्या उनका हक नहीं था कि वो इनको ले? और तीसरी चीज, अगर इनको लगता है कि 8% से जो 90% का रिजर्वेशन जो था वो हट के नीचे 20% या 30% पे आया, तो वो 8% से नहीं होगा। वो जाहिर सी बात है, जो अभी तक पॉलिसी थी, अभी तक वो बात क्यों नहीं की गई
कि इससे पहले जब ये रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस पॉलिसी नहीं की गई थी 1 साल पहले या कुछ, देखिए अगर पॉलिसी आप ये कहते हैं, साहिल बशीर साहब बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, क्या उस वक्त वो बिल्कुल साहिल बशीर साहब सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सिर्फ मुझे इतना बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी क्यों पेट में दर्द शुरू हुआ सभी को, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, 90,000 जिसका रैंक आता है उसको सीट मिल जाती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और जिसका 720 या 730 के आसपास रैंक आता है उसे नहीं मिल पाता। तो जो पॉलिसी बनाई थी आपने उसी का तो सीधा असर पड़ रहा है ना इन बच्चों के ऊपर। तो आज उनको इफेक्ट हो रहा है, तो आज उनके पेट में दर्द है, तकलीफ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको पहले पता नहीं था, पहले भी यही चीज, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप बेसिक चीज पे जो समझाना मैं चाहता हूं वो शायद समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आप समझाइए, हम समझेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, बताइए साहिल बशीर साहब। जो इससे पहले रिजर्वेशन थी, जो इससे पहले कानून थे, जो इससे पहले लॉ था, जो इससे पहले लोगों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या दूसरे लोगों को जो उनका हक रिजर्वेशन के हिसाब से मिलता था, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दूसरा हो, अभी उसको 8% अगर बढ़ाने से लगता है कि ऊपर का रेशियो, ओवरऑल रेशियो वो 60% डाउन होता है, तो ये इस 8% की गलती नहीं है, गलती उस रेशनल प्रोपोर्शन पे है जो ऑलरेडी था, उस पर आज तक किसी ने बात क्यों नहीं की। चलिए, इसका जवाब हम खुद से अपने आप से देने के बजाय मैं चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है उमेश साहब, उससे ले लेते हैं। उमेश तलाशी साहब, सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी का आपके ऊपर ही आता है कि ये सारे के सारे क्योस जो क्रिएट हो रहे हैं इस वक्त कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से ही है। देखिए जनाब, क्योस हमारी वजह से है, ये तो मेस है जो इन्होंने फैला रखा है पिछले इतने सालों में, जिसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ये मेस फैलाया गया, चाहे पीडीपी ने फैलाया, चाहे भाजपा ने फैलाया, वो ओवरनाइट क्लियर नहीं होता, उसमें थोड़ा वक्त लगता है क्लियर करने में। ये जो बर्बादी है रियासत की, रियासत भी नहीं रही है इनकी मेहरबानी से, ये तो ड्यूटी रही है। तो जितनी भी ये बर्बादियां हैं ये सब इनकी कारकर्दगी है, और इसको क्लियर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, और हम बिलखसूस इस चीज पर लगे हुए हैं, बिलखसूस इन चीजों का जायजा लिया जा रहा है। कमेटीज बिठाई गई है, जुमर साहब इनके रिजर्वेशन की डेलीगेशन से भी मिले थे, तो बिलखसूस इन चीजों पे काम होगा, और जो भी लोगों की उम्मीदें हैं उन चीजों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खरा उतरेगी। पर थोड़ा तो टाइम लगेगा इस चीज में, क्योंकि ये 10 साल का जो रायता इन्होंने फैलाया है 2014 से लेके 2024 तक, वो ओवरनाइट क्लियर नहीं होगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और बिलखसूस इस चीज पे काम होगा। सर सीधा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो रहनुमा है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा है कि ये सियासी ड्रामा है, क्योंकि अपने ही पार्टी के एमपीज वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, और फिर अपनी ही पार्टी के जो एक वक्त। जी बताइए। बुखारी साहब कुछ भी बोलेंगे, देखिए लोगों का मैंडेट आपने खुद देखा, बुखारी साहब की वोखलाहट है, बुखारी साहब अब ट्विटर पे ही दिखते हैं, एक्स या फेसबुक पोस्ट पे दिखते हैं, ऑन ग्राउंड बुखारी साहब की जमात और बुखारी साहब तो खत्म हो चुके हैं। अब वो ट्विटर पे क्या लिखते हैं, एक्स पे क्या लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी कुछ कमिटमेंट्स हैं लोगों के साथ, हमारा एक पार्टी का मंशूर है लोगों के साथ, हमारे कुछ वादे हैं, जिन वादों पे लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, हमें एक भारी अक्सरियत से जिताया, और बिलखसूस हम उन वादों पे खरा उतरेंगे। वक्त लगेगा, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक मेस क्रिएट किया गया है जिसको ओवरनाइट हम ठीक नहीं कर सकते। 10 साल की इनकी मिस गवर्नेंस, मिस रूल की बात है, जिसको 2 महीने में या 1 महीने में ठीक नहीं किया जा सकता, पर बिलखसूस लोग देखेंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं पहले रफीक साहब से, उसके बाद उमेश साहब मैं आपकी तरफ आता हूं कुछ सवाल के साथ। रफीक साहब, जिस तरीके से उमेश साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि रायता फैलाया हुआ बीजेपी और पीडीपी का ही है, जिसे हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जी, मैं ये समझता था कि जो बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें जो सवालात उठाए कि पहले बात क्यों नहीं हुई, इतना परसेंट हुआ वगैरह, तो तलाशी साहब उस पर बात करते, लेकिन ये उस पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये बड़े बेशरम लोग हैं। जिस तरह से 47 से आज तक जम्मू कश्मीर का इन्होंने सत्यानाश करके रखा है, तो आप दूसरे के गले में डाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में जब पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाई और जब उसके बाद 16 में छोड़ी, तो यहाँ पर 4% अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो जो मेरे दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर डिबेट में आए, उनको ये पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए पहले
उसके बाद वो किसी पार्टी के गले वो डाल देंगे। जहां तक ये ताल्लुक है कि बीजेपी का, जो मेरा दोस्त कह रहा था कि इससे पहले बात की थी, देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्लैब उठाई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप नहीं जा सकते। जब तक आप 50% के विदिन 50% तक थे तो तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई उस पर एतराज नहीं था। और आपका ये कहना है कि 8% से क्या फर्क पड़ता है, 8% से इतना फर्क पड़ता है। और कतई तौर, मैंने पहले कमिटमेंट भी कहा और फिर मैं दोहराऊंगा, मैं कतई तौर इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप किसी को रिजर्वेशन क्यों देते हैं। अगर सोशल स्टेटस किसी का इस काबिल है कि उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए तो शौक से दे दें। आईन भी उसको देता है और आप भी देते हैं, मुझे कोई एतराज उस पर नहीं है। मेरा मानना सिर्फ एक है कि रैशनल हो, मेरा मानना सिर्फ यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, मेरा मानना सिर्फ यह है कि जिसका जितना हक बनता है उसका उतना रिप्रेजेंटेशन दे रहे। मुझे कोई किसी पर एतराज नहीं है और न ही मैं इस हक में हूं कि एससी को दूसरे से लड़ाए, कि गुजर को पहाड़ी से, पहाड़ी को कश्मीरी से, कश्मीरी को किसी और से, हम किसी भी रफीक साहब, बिल्कुल कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए, जिस तरीके से अभी साहिल साहब कह रहे थे कि आज ही ये मरोड़ क्यों पैदा हुआ, इससे पहले भी तो हो सकता था ना। 2018 के बाद तब्दीलियां हुई तो आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाया था? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आपको याद होना चाहिए आज पॉपुलर गवर्नमेंट है। एक गवर्नर रूल और पॉपुलर गवर्नमेंट में यही फर्क है कि आज आप बात कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज दे सकते हैं। आज आप गए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के सामने बैठे, क्या इससे पहले आप जा सकते थे गवर्नर के ऑफिस के सामने बैठे? अगर आप ऐसा करते हैं, आप पर सेफ्टी एक्ट लगता, आप पर यूएपीए लगता, यहाँ पर बात करने की किसी को इजाजत नहीं, यहाँ पर अखबार में लिखने की इजाजत नहीं, किसी को इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, ये इजाजत नहीं, आप वो चिल्ला नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते ये इनजस्टिस है। तो चूंकि आज एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी रेस्टोर हो गई है, तो डेमोक्रेसी में आपका हक बनता है विद इन द एम्बिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आप अपनी बात रख सकते हो। और जब से इलेक्शन हुए, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी था, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उनके मैनिफेस्टो में भी था। अब 2 महीने हो गए, कभी हमने सब कमेटी बनाई, आज इन्होंने एक और सुशा फैलाया, कह दीजिए जी सब जुडिस मामला है। तो ये जो ये पेंटरेबाजी जो ये कर रही है, तो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जो आपने वादे किए हैं वो डिलीवर करें। हम समझते हैं कि कुछ बिल्कुल। साहिल बशीर साहब से पहले इसका जवाब ले लेंगे। साहिल बशीर साहब, रफीक साहब जो कह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा दम है। आपने कहा 8% बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है। हकीकत है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से 50% से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। आपने बढ़ा करके एक बड़ी आबादी को मुतासिर किया, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि आज जो उन्होंने कहा है, अभी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, जानबूझ करके आपने इस तरफ जो है इन पार्टियों को धकेल दिया या इन पार्टियों के सर पे एक बड़ा बोझ डाल दिया अपनी नई पॉलिसी ला करके। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात है। मैं याद दिला दूं, जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, जब रिजर्वेशन का कोटा इनको बता दिया गया था कि इतना रिजर्वेशन है, तो मैं समझता हूं कि यही हमारी रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने यहाँ पे हमारे भाइयों को इस रिजर्वेशन पे लड़ाई करने पे मजबूर किया था। जब वो लोग इस रिजर्वेशन पॉलिसी पे, आपको याद होगा कि वो लोग सड़क पर आए थे प्रोटेस्ट करने, फिर उसके बाद हमारे माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को इसके ऊपर बोलना पड़ा कि हम किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी के हक के ऊपर हाथ नहीं मारेंगे। जो हमने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है वो बिलखुसूस उनका अपना अलग अलग कोटा होगा। उसके बाद में मुझे लगता है कि उसके बाद ये फर्स्ट इंस्टेंस है जहां पर उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर इससे पहले आवाज हम उठाते तो हमारी आवाज दबा दी जाती, यूएपीए लगा दिया जाता, और अब चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत है, यही वजह है कि तलबा सड़कों पे है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर अपने वर्ड्स पे आऊंगा। जो अगर जैसा इन्होंने कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से कि 50% से ऊपर आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार इस पोजीशन में होती है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पोजीशन में होगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो है आला फैसले को नजरअंदाज करे। तो जो कमी पेशी रही है वो पहले रही है, अब नहीं हुई है। हाँ, अगर इनको लगता है कि अभी इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, अगर इनको लगता है कि पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है, अभी आपके पास इख्तियारात है, फिर आप गेम क्यों खेल रहे हैं? आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, आपके पास इख्तियारात है, आप बात करिए, टेबल पे बैठिए, उनको उनका हक दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने पॉलिसी गलत बनाई है, आप उस पॉलिसी को सही कर सकते हैं। आपको गेम करने की क्या जरूरत है? आपको लोगों को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन साहिल साहब, ठीक है, आपने कहा कि अगर वो चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कर दें, आपकी हुकूमत है। मैं आपसे ये समझूंगा
कि आपके पास 10 साल रहे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है आपके पास फिलहाल तक, मैं आपसे ये समझूंगा कि आपने ऐसी पॉलिसी बनाई ही क्यों जिसकी वजह से एक बड़ा तबका सफर करे। 69% जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर और वो सफर कर रहे हैं। आपने कहा कि वो 50% से कोई बढ़ा नहीं सकता, लेकिन रिकॉर्ड ये कहता है कि जिसका 70% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के तहत एग्जाम हो रहा था, अब उनको 30% मिल पाता है। यानी कि जो मैंने मिसाल दी थी वो गलत नहीं था कि एक 90,000 रैंक वाला रेडियोलॉजी में उसको एडमिशन मिल जाता है और 730 रैंक वाला नहीं ले पाता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको, और मैं इस वजह से भी जानना चाह रहा हूं। अभी रफीक साहब कह रहे थे कि ये आवाज आप लोगों ने न सिर्फ पॉलिसी बनाई बल्कि आवाज भी दबाया, और नौजवान आज अगर उठ खड़े हुए हैं तो उन्हें पता है कि उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई है। तो आप पॉलिसी भी ऐसी मजबूती से बनाएंगे और उनका गला भी दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा ना सर। इसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाती है जिसके साथ किसी भी नौजवान का या किसी भी तबके का इस्तेसाल हो। अगर 8% बढ़ाने से कोई कैटेगरी चेंज हो जाती है, किसी कैटेगरी पे असर होता है, ये पॉलिसी उस वक्त जब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं उस वक्त ये चीजें ध्यान में नहीं रखते हैं लोग। उस वक्त पॉलिसी मेकर्स ये चीज ध्यान में नहीं रखते। बिल्कुल रखते हैं। जब आपको जॉब इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जब जॉब इंट्रोड्यूस होते हैं, उस जॉब इंट्रोडक्शन में, उस सर्कुलर में आपने कितने % का कितना कोटा रखा है, किस रिजर्वेशन पे, किस पॉपुलेशन के हिसाब से रखना है, वो उस हुकूमत को देखना है। अगर अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो उस हुकूमत के पास इख्तियारात है कि वो उसको चेंज करे। चलिए, मैं उमेश साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। उमेश साहब, पार्टी कभी यहाँ पे हुकूमत में रही नहीं है उस टाइम। जब अभी जिस तरीके से साहिल साहब कह रहे हैं, उनके पास पावर रही, उन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई उसका इफेक्ट जो भी दिख रहा है, ठीक है आप कह रहे हैं कि उस चीज को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास भी चांस था। हिंदी संस्कृति को आपने जो है, संस्कृत को आपने साइडलाइन कर दिया, दूसरी जुबानों को आपने मौका दिया, तो आपके पास जब पावर आई आपने भी वही किया। भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप इनसे सवाल पूछ लेते तो कोई का जवाब कि क्यों का कोई जवाब नहीं होता बीजेपी। सिंपल एक वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, जहाँ से उनको दिखता है कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा वहां की ओर ये मुड़ते हैं, जहाँ से दिखता घटेगा वहां की ओर ये बढ़ना चाहते हैं। ये जवाब है उनके सवाल तो जो आप इनसे पूछ रहे हैं। रही बात इस चीज की कि इसको दुरुस्त करने की बात, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती। एक सब कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी इसका जायजा लेगी। अब ये बिल्कुल एक इम्पेशेंट होकर कह रहे हैं कि ये आज रात में क्यों नहीं हो रहा, 10 दिन में क्यों नहीं हो रहा, 2 महीने में क्यों नहीं हो रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा वक्त लगेगा, हर चीज दुरुस्त होगी। जिसको जितनी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, किसी तबके के खिलाफ नहीं, हर तबके को एक जायज रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। हर तबका डिजर्व करता है रिप्रेजेंटेशन, हम किसी तबके के खिलाफ, बट इट शुड बी फेयर। ये अनफेयर नहीं होना। तो इसके लिए एक उमर साहब ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया कि एक सब कमेटी की गई है, तो आज इन डेलीगेशन से भी मिले, जो भी फेयर प्रोसेस होगा उस चीज पे काम किया जाए। भाजपा ने हमेशा एक ऑटोक्रेटिक सेटअप रखा हुआ है, इनको जहां से वोट गेन देखते हैं ये उस तरफ के डिसीजंस लेते हैं, बजाय इसके कि उस पे आवाम पे, तबके पे क्या फर्क पड़ता है, इनको उन चीजों से कोई लेना देना आज तक रहा नहीं। लेकिन अब एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, मैं आपके चैनल की वसादत से इन लोगों को बिलखसूस एश्योर करना चाहता हूँ कि इस चीज का संज्ञान प्रॉपर लिया जाएगा। जनाब उमेश तलाशी साहब, ठीक है मान लेते हैं भाजपा ने ये बनाया, इसको अगर हम दूसरे अंदाज में देखें, सोशल इकोनॉमिकल जो एक स्ट्रक्चर है इन SC ST OBC पहाड़ी तबके का, वो उस लायक है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़े तबके की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के तहत उनको देना जरूरी था। आप लोगों ने इतने साल से उन्हें वंचित कर रखा था, ये वजह है कि बीजेपी ने कदम बढ़ाया और आज जब उन्होंने रिजर्वेशन दिया तो आप उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनका जी, किसने कहा फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना? बिल्कुल वो डिजर्व। तो इतने साल से सर आप लोगों ने क्यों नहीं दिया था? पहली मर्तबा तो आपको हुकूमत में नहीं रखा है आवाम ने। देखिए
अगर रिजर्वेशन मिला है, हम मैंने कहा ना, किसी तबके के खिलाफ, किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। अब जो रिजर्वेशन इशू उठा है, इस चीज को प्रॉपर एग्जामिन किया जाएगा। एक कमेटी बिठाई गई है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स की कमेटी बिठाई गई है, इस चीज का रिव्यू, इस चीज पर रिपोर्ट बनी जाएगी। रफीक साहब आता हूं मैं आपकी तरफ, पहले उमेश साहब को बोलने दीजिए। जो भी एक फेवरेबल डिसीजन होगा हर तबके के लिए, हर समाज के लिए, चाहे वो ओपन मेरिट वाले हों, चाहे वो किसी भी क्लास के हमारे भाई बहन हों, तो जो भी एक फेवरेबल जजमेंट रहेगी वो आएगी। और दूसरा, ये कोर्ट में चला गया है, एक सब जुडिस में, आई डोंट नो इसने ये बिल्कुल। उमेश साहब बस एक सवाल आपसे और करूंगा, सिर्फ एक सवाल, मुझे सिर्फ ये बताइए कि देखिए बहुत स्मार्टली ये कहा जा रहा है, मेरे वर्ड नहीं है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत स्मार्टली खेल रही है। एक तरफ उनके एमपी बीच में घुसे हुए हैं, प्रोटेस्ट अपने हुकूमत के खिलाफ, दूसरी तरफ स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट की तमाम तरह बातों पर हम मानेंगे। के खिलाफ नहीं है, देखिए आप इसको नहीं, ये सर मैं देखिए दूसरे लोग कह रहे हैं इस तरह की चीजें। सुनिए, दूसरे लोगों का काम है क्या, अपोजिशन में बैठे लोग, इनका काम है निशाना। एक प्रोटेस्ट करना एक जमहूरी हक है, इट्स डेमोक्रेटिक राइट, वो एहतजाज कर सकते हैं। डेलीगेशन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिले हैं, उनको एश्योर किया गया है कि इस चीज पे काम होगा। हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे वो हमारे ऑनरेबल एमपी हो, उन्होंने एक एहतजाज किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लोगों के साथ खड़े रहना, लोगों के काम करना, लोगों की वॉइस बनना, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन डेलीगेशंस को एश्योर किया है कि इस चीज पर रिव्यू लिया जाएगा, इस चीज पर रिपोर्ट बनेगी, जो भी फेयर होगा उस चीज पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल मैं साहब, जिस तरीके से आपके सुनिए जी, और पैरेलली हम इसको कोर्ट में नहीं, हम इसको कोर्ट में लेके नहीं गए, ये कोर्ट का सब जुडिस मैटर भी है। हम कोर्ट में तो हम लेके नहीं गए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इसको कोर्ट में लेके नहीं गए। तो respecting the court's honorable court's judgment and respecting the sentiments of the people who were out protesting today, I assure you, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, बहुत तरीके से, बहुत प्रॉपर्ली इस चीज को रिव्यू करके एक डिसीजन आएगा, एंड दैट विल बी इन फेवर ऑफ एवरी। सर मैं साहब क्या स्मार्टली आप जवाब देते हैं, वाकई मैं फैन हो गया आपका। मुझे सिर्फ ये बताएं, सब कमेटी आपने बनाई थी शुरुआती दौर में ही, आपने अवाम को दिखा दिया कि हम आपके साथ हैं, उसके बाद किसको है, मुझे समझ नहीं, आप इस चीज को क्यों मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिखाना किस चीज को? चलिए ठीक है, अगर मैं आता हूं इस बात पे मैं आऊंगा और तफसील से बात करूंगा। राठौर साहब आप कुछ कह रहे थे, बीच में बात रुक गई थी। जी मैं गुजारिश कर रहा था कि जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी बात कर रहे थे कि रिजर्वेशन जो है कोई सरकार वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जाएगी, इतना है उतना है वगैरह है। मेरी बड़ा बदकिस्मती की बात है कि उनके पास एक्चुअल डाटा नहीं है, उनको नहीं पता कि कितनी परसेंट है, कितनी होनी चाहिए, क्या उसके पैरामीटर्स हैं। एनीवे मैं उनको गुजारिश करना चाहूंगा और आपको भी याद रखनी चाहिए कि जो आपने रिजर्वेशन कोटा दे दी है, जो 30% आपने 70% पॉपुलेशन के लिए रखा, उसके ऊपर एक और परेशानी है। परेशानी ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी में लोग हैं, जो हाई मार्क्स लेकर आते हैं, वो आप जनरल कैटेगरी में डालते हैं, यानी उनको दो तरीकों से आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। एक तो जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, और फिर अगर जनरल कैटेगरी में अगर नहीं आए तो फिर वो रिजर्व में आएंगे। तो ये जाति नहीं है तो और क्या है। तो इस जाति को हर सूरत में आपको दूर करना होगा। जहां तक प्रोटेस्ट की बातें, देखिए आपको समझना होगा कि प्रोटेस्ट मजबूर क्यों हो गए लोग करने के लिए। 2 महीने से आप सरकार में, 2 महीने से लोगों को लिख कह रहे हैं कि हमारा जी प्रायोरिटी है, हमने मैनिफेस्टो में भी ये शामिल किया और हम हर सूरत में करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अगर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी निकल आई होती तो आप भी कहते और सारे लोग कहते कि नहीं जी ये सियासत कर रहे, अपोजिशन में ये गलत फहमी में फैला रहे। लेकिन इनके पार्लियामेंट मेंबर है, उनको भी लगा कि मेरी सरकार इस पर सीरियस नहीं है और मुझे हर सूरत में बच्चों के साथ वो निकलना पड़ेगा सड़क पर, और वो चीफ मिनिस्टर के साथ वहां पर उनकी गेट के सामने बैठे। सिर्फ इसलिए उनको पता है कि मेरी सरकार इस हवाले से हर सूरत में, किसी भी सूरत में भी वो सिंसियर नहीं है कि वो ये करना नहीं चाहती, वो भी वोट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप मुझे खुदा ये बताइए, आज जब आपने प्रोटेस्ट किया, आपके जो सब कमेटी बनी है, सब कमेटी के मेंबर, एक मेंबर ने पहले ही आज बयान दिया, जावेद राणा साहब ने, उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोगों को बेफिक्र होना चाहिए, उनका कोई भी कहीं हम कम नहीं कर रहे। अगर आपने प्रीकंसीव्ड एक मोशन बनाया कि मुझे इस तरह करना है, आप यही करिए, लेकिन आपको बताने की क्या जरूरत है, आप तो कमेटी के मेंबर हैं।
कमेटी के मेंबर होकर अगर आप ये कहेंगे, इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान दे देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इससे बढ़कर आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका पार्लियामेंट मेंबर जो है उसने बार बार इनको याद दिलाने की कोशिश की कि आप रिजर्वेशन कोटा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये सोसाइटी में कैंसर की मानद है, बिल्कुल कैंसर की तरह ये हमें खा रहा है, हमारे नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। तो उनको जब लगा कि नहीं, मेरी सरकार कुछ करने नहीं जा रही है, तो वो प्रोटेस्ट पर आए। तो हमारा तो पहले से ही है, हमने बार बार कहा है कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को हमने यकीन दिलाया है कि जहां भी, जिस जगह भी, जिस वक्त भी आपको पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आवाज की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। क्योंकि हम महसूस करते हैं और दिल से महसूस करते हैं, हम इस पर सियासत नहीं करते। बार बार मैं बोलता हूं, हम इसको बार बार ये कहते हैं आपको कि हम सिंसियरली इस इशू को हर सूरत में हल करना चाहते हैं ताकि आज इल्तिजा मुफ्ती आई प्रोटेस्ट में, बहुत सही, इल्तिजा मुफ्ती आई आज प्रोटेस्ट में। इससे पहले बहुत दिनों से ये मसला चल रहा है। महबूबा मुफ्ती का कोई स्टेटमेंट अगर आपकी नजर में हो, या इल्तिजा मुफ्ती का हो, या पीडीपी की जानिब से किसी का भी स्टेटमेंट हो, तो हमें सुना दीजिए। आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से मुद्दे को भुना रही है और बीजेपी इस बीच में अभी फिलहाल दूर से तमाशा देख रही है कि क्या होने वाला है, क्योंकि रिजर्वेशन उधर से जाएंगे तो रिजर्वेशन जिनको मिला है वो मुखालिफ हो जाएंगे, यानी कि उधर वोट बैंक कटेगा, और इधर से जाएंगे तो इधर से जा ही रहे हैं ऑलरेडी। तो बीच में जो आपने छलांग लगाई है उस पर तो सवाल बनता है। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? सर आपसे जी, आपको याद दिलाऊं मैं कि एक नहीं, कम से कम 2 बार महबूबा जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा, जो उन्होंने कश्मीर में भी किया और उन्होंने जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये इरेशनल रिजर्वेशन है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज पर द रेशियो ऑफ योर पॉपुलेशन, हमें रिजर्वेशन दे दे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मैडम के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गए, और इल्तिजा जी का तो डे फर्स्ट से ही इस पर बार बार आपने ट्वीट भी देखा होगा, उन्हें प्रेस बाइट्स भी दी है, और हमारे एमएलए बिलखुसूस वहीद साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में ये बात कही है कि ये गलत है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये कहना है कि हम आज अचानक नींद से उठे और प्रोटेस्ट में पहुंचे, ये बात सही नहीं है। नहीं, सवाल सिर्फ इस पे नहीं है। नहीं राठौर साहब, इस सवाल सिर्फ यहां तक नहीं है। देखिए, हर एक को पता है, में से यहां पे डिग्निटरीज जितने भी बैठे हुए सबको पता है कि पीडीपी किसी भी मुद्दे को इस हुकूमत में आने के बाद अपोजिशन का जो बेस्ट किरदार अदा कर रहा है वो पीडीपी कर रहा है, क्योंकि हमने आपकी असेंबली में जो कुछ होता हुआ देखा, वो सारी चीजें हमारी नजर के सामने है। सड़कों पे जो कुछ होता हुआ देखा, वो भी हमारी नजर के सामने में, उसमें आपके किरदार पे कोई शक नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि जो इस तरीके से साहिल साहब ने आवाज उठाई थी, कि आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाई थी जब ये चीजें बन रही थी, और आप उस टाइम पे आवाज उठा सकते थे, आपके पास पावर थी, लेकिन आप तब खामोश रहे। जब उस पे जलन शुरू हुई, दूसरी पार्टियों को इससे नुकसान या फायदा नजर आने लगा, तो आप मसीहा बनकर के कूद पड़े। आप कब की बात कर रहे हैं? हमने कब बात नहीं की? मैंने आपसे कहा कि आप इससे पहले एनसी गवर्नमेंट में इतना तो पता है कि एनसी गवर्नमेंट में ये पॉलिसी नहीं बनाई गई। मैं देता हूं उसका जवाब। हाँ राठौर साहब, एनसी गवर्नमेंट में नहीं बनाई गई। बिल्कुल नहीं, मैं एनसी गवर्नमेंट पर इल्जाम नहीं लगाता कि उन्होंने पॉलिसी बनाई, उनका तो पॉलिसी बनाने के साथ कोई लेन देन ही नहीं है, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाता। पॉलिसी गवर्नर रूल में बनी, और गवर्नर रूल में जिस तरह से रेवन्यू की तरह रिजर्वेशन बांटेगी, चलिए आपको इतना, चलिए आपको इतना, चलिए आपको इतना, बिल्कुल मैं वही जानना चाह रहा हूं। तो उस पर बात करना, बार बार बात हुई, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट, आप मैं मानता हूं इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हुए, लेकिन जहां जहां भी प्रेस के सामने बात करने का मौका मिला, हमारी लीडर ने बात की, हमारे लीडरों ने बात की, हमारे जितने भी मीनिंगफुल लीडर्स थे उन्होंने इस पर बात की, और जोरदार तरीके से बात की, और बार बार बात की। ये सब नहीं है कि हम, चलिए ठीक है, पीडीपी का हम इसमें सियासत नहीं समझते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। बिल्कुल नहीं। साहिल साहब, लेट मी एश्योर यू, हाँ एक बात, लेट मी एश्योर यू, इस स्टेज पर मैं आपको एश्योर करता हूं कि हमें इसके साथ किसी भी तरीके की कोई सियासत ना हमारा दिल करता है, ना हमें करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नौजवानों के फ्यूचर के हवाले से हम कंसर्न है, ताकि उनका फ्यूचर खराब ना हो। चलिए हम इसके ऊपर भी आएंगे आपके साथ। साहिल साहब, बीच में आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं उमेश जी की बात सुन रहा था, जिस तरीके से उन्होंने बड़े टैक्टफुली सवालात के जवाब दिए। बहरहाल जो मैंने सवालात किए थे उनका पर्टिकुलरली उन्होंने टू द पॉइंट उनका जवाब नहीं दिया, बस घुमाया। लेकिन मैं इनको याद दिला दूं, जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, भाजपा ने किया, और उनका हम इट टेक्स टाइम टू उसको ठीक करने के लिए, तो मैं इनको बता दूं कि जो आज प्रोटेस्ट हो रहा था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो रहा था। जिसने प्रोटेस्ट किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मेंबर पार्लियामेंट है,
और जो लोग उनके साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं जो गुपकार अलायंस बनाई हुई थी वो उन्हीं के मेंबरान थे, जो एक टाइम पे पूरे भाजपा के खिलाफ यहाँ पर कई साल एक साथ जोड़ के ऑन द सेम फ्लोर प्रोटेस्ट करते। चलिए, उसका उमेश साहब ने जवाब दिया है, हालांकि उस चीज को हम भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझूंगा। साहिल साहब, वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगा कि आपसे कट टू कट चीजें जानने की कोशिश करूं। अभी हिंदी और संस्कृति का मसला जो उठा था, संस्कृत वाला, उसमें तो आपने खूब आवाज उठाई कि भाई एक पर्टिकुलर जुबान को आपने साइडलाइन कर दिया, बाकी को जो है आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस टाइम पे तो आपकी आवाज उठी कि एक तरफा चल रहा है मामला और हुकूमत फायदा उठा रही इस चीज का। जब उस टाइम पे हुआ, रिजर्वेशन के टाइम पे, तब आपने क्यों नहीं सोचा सर? देखिए, मैं समझता हूं रिजर्वेशन देना एक अलग चीज है, उसके बाद में जब आप कहीं पे भी जॉब एडवर्टीजमेंट निकालते हैं या कहीं पे भी सीटों का बंटवारा करते हैं या कहीं पे भी लोगों को जो सहूलियत आपको देनी है कैटेगरी के हिसाब से, ये उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपको रैशनलाइज करना है, पॉलिसी में रैशनलाइज नहीं हो सकता। पॉलिसी में कैसे रैशनलाइज? एनसी तो कह रही है कि आप वोट बैंक के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। को रिजर्वेशन दी। अभी उमेश साहब कह रहे थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये सारी चीजें वोट बैंक के लिए एक बड़े तबके को, मीर पंजाल से लेकर के पूरा जम्मू तक जो एक बड़ा तबका है और कश्मीर की वादी में अलग अलग जगह पे, उसको बस टैकल करना है बीजेपी। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि एक जो SC ST OBC पहाड़ी तबका है, गुज्जर बकरवाल, जितने भी लोगों को आपने रिजर्वेशन के अंडर रखा है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए आपने किया है और कोई हमदर्दी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट बैंक के लिए ही करना होता तो वो तब से करती, क्योंकि इस तबके के साथ, इन लोगों के साथ अभी तक इस्तेसाल हुआ था, नाइंसाफी हुई थी। क्या इन लोगों को कहीं पे रिकॉग्नाइजेशन आज तक मिली थी? नहीं मिली थी। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉग्नाइजेशन दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोट बैंक पे ही काम करना मैं साहिल साहब माफी चाहता हूं बीच बीच में आपको बार बार टोकने पे, क्योंकि चीजें भटक जाते हैं। साहिल साहब, माफी चाहता हूं आपसे। पहले मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये रिजर्वेशन जो आप लेकर के आए, किसको किस बुनियाद पे रिजर्वेशन मिलेगा, ये कैसे तय होगा? आज तक कोई भी, आप तीनों हजरात हमारे साथ शामिल हैं, किस तबके को रिजर्वेशन दिया जाए, कौन रिजर्वेशन में आएगा, कौन SC ST OBC पहाड़ी गुजरवाल जो तबका है वहां पे, एक जाति नस्ब सिलसिला है वहां पर, किसको रिजर्वेशन में रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आता आज तक। देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, इट्स देयर जॉब टू पेन डाउन। जो हुकूमत में है, जो सरबराह है, जब वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो, जब वो उस एडवर्टीजमेंट की ओर जाते हैं, जब वो जॉब्स का एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, उनका कोटा निकालते हैं, ये उनका काम है उस टाइम पे सोचना। चलिए, उमेश साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। उमेश साहब, क्या आपको लगता है, ठीक है, एक छोटा सा जवाब लेकर के मैं आपकी तरफ आऊंगा, कि क्या आपको लगता है रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनाई गई, क्या इसके रूल्स फिक्स किए गए, किसको कैसे किस बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाएगा? आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा बीच में झोल है? देखिए, मैं समझता हूं कि डिलिमिटेशन से लेके रिजर्वेशन तक हर चीज एक ऑटोक्रेटिक सेटअप में, अगर सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो आज एक ह्यू एंड क्राई नहीं होता। स्टेक होल्डर्स को बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि इन्होंने हमेशा डिसीजंस थोपे हैं। अगर सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी पॉलिसी डिवाइस की जाती तो आज ये नारेबाजी और आज ये प्रोटेस्ट और आज ये लोग ग्रस्त नहीं। पर बीजेपी की हमेशा से आदत रही है, इनको जहां से अपनी फेवरेबल चीजें लगती हैं उस चीज का डिसीजन, तो उनकी आदत है, वो इस आदत से नहीं छूट रही। चलिए, इल्जाम थोड़ी देर के लिए उमेश साहब छोड़ देते हैं, मान लीजिए इन सब चीजों को भी नजरअंदाज करते हैं। मुझे सिर्फ एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए कि अब जबकि सूरत हाल ये बनी हुई है, आपको क्या लगता है कब तक इन बच्चों को और भी ज्यादा सफर करना पड़ेगा? देखिए, पुरजोर कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हो जाए। मैंने आपको बोला, अब तो ये कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में भी है। हमारी तरफ से जो भी